मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तिवारी ट्यूटोरियल्स में एक बार फिर तुम सबका स्वागत है। मैं सीबी तिवारी तुम सबका इस ऑनलाइन क्लास में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग यूनिट 1 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसके बारे में जानेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे अक्ष पर और अक्ष के लंबवत। यह टॉपिक और इसका इंपॉर्टेंस हम लोग इस बात से समझ सकते हैं कि यह जो इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में कई बार आ चुका है। जैसे 2009 में यह लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आया, 15 में आया, फिर 16 में आया, फिर 18 में आया, और इन चारों सालों में यह पूछा गया कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है और वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि यह टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। इसका डेफिनेशन हम लोग शुरू करेंगे। यह फर्स्ट हेडिंग है, इसका डेफिनेशन, परिभाषा। यह हेडिंग देते हैं ए में, डेफिनेशन। और डेफिनेशन या परिभाषा लिखने से पहले हम लोग समझ लें कि वैद्युत द्विध्रुव, द्वि माने दो, डाइपोल मतलब दो, पोल मतलब आवेश। तो वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों का एक कॉम्बिनेशन है, एक संयोजन है, एक निकाय है। इसके जो दोनों आवेश होते हैं उनके परिमाण बहुत कम होते हैं, बीच की दूरी भी बहुत कम होती है, और आवेशों की ध्रुवता विपरीत होती है। अगर एक आवेश धनात्मक है तो दूसरा आवेश ऋणात्मक होगा। मान लेते हैं कि स्पेस में ए कोई बिंदु है, दूसरा बिंदु बी है, इनके बीच की दूरी बहुत कम होगी। अगर ए बिंदु पर कोई आवेश है 2 माइक्रोकूलम्ब का, तो बी बिंदु पर उतना ही आवेश होगा, लेकिन यह धनात्मक होगा। अब अगर हम लोग इसको Q1 से सूचित करें तो इसको Q2 कह सकते हैं। तो परिभाषा के रूप में हम लोग कहते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव अल्प दूरी से विलग अल्प परिमाण के दो आवेशों का एक निकाय है। वैद्युत द्विध्रुव अल्प दूरी से विलग अल्प परिमाण के दो आवेशों का एक निकाय है। इसके आवेश परिमाण में बराबर परंतु ध्रुवता में विपरीत होते हैं। इसके आवेश परिमाण में बराबर परंतु ध्रुवता में विपरीत होते हैं। इस जो हम लोगों ने चित्र बनाया, अगर इसको समझ लें तो Q1 और Q2 दोनों का मान बराबर होगा, लेकिन एक धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक होगा। अब इसमें हम लोग यह समझेंगे कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है या दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसे द्विध्रुव की लंबाई कहा जाता है, और सुविधा के लिए इसे 2a द्वारा सूचित किया जाता है। एक बार फिर से समझ लें कि वैद्युत द्विध्रुव अल्प दूरी से विलग अल्प परिमाण के दो आवेशों का एक निकाय है। इसके आवेश परिमाण में बराबर परंतु ध्रुवता में विपरीत होते हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी को द्विध्रुव की लंबाई कहा जाता है। इसे 2a द्वारा सूचित किया जाता है।
कई जगह 2L भी लिखा होता है, लेकिन एनसीईआरटी में 2 है, ए है, और हम लोग इसी का यूज करेंगे। अब दोनों आवेशों के मध्य बिंदु को द्विध्रुव का केंद्र या मूल बिंदु कहा जाता है और इसे O द्वारा सूचित किया जाता है। तीसरी चीज कि दोनों आवेशों और द्विध्रुव के केंद्र से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को द्विध्रुव का अक्ष कहा जाता है। तो इसमें हम लोग यह समझेंगे कि द्विध्रुव किसे कहेंगे, दूसरा द्विध्रुव की लंबाई क्या है, तीसरा द्विध्रुव का केंद्र किसे कहेंगे, और चौथा कि द्विध्रुव का अक्ष किसे कहा जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरह कह सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव अल्प दूरी से विलग, अल्प दूरी से विलग, विलग मतलब अलग, अल्प परिमाण के, अल्प परिमाण के दो आवेशों का एक निकाय है। इसके आवेश परिमाण में बराबर, परिमाण में बराबर, परंतु ध्रुवता में विपरीत होते हैं। परंतु ध्रुवता में विपरीत होते हैं। अब इस परिभाषा के आधार पर हम लोग कह सकते हैं या इमेजिन कर सकते हैं कि यह AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसका मध्य बिंदु O हो गया। जैसा कि जानते हो, किसी बिंदु के बाईं तरफ माइनस होता है, तो यहाँ हम लोगों ने माना -Q, और दाईं तरफ प्लस होता है तो यह +Q। दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम लोग 2a कहेंगे, ताकि कैलकुलेशन में आधा करने में आराम हो। और यह जो मध्य बिंदु O है, इसे द्विध्रुव का केंद्र कहा जाएगा। अगर कोई सरल रेखा हम लोग इमेजिन करें कि कोई सरल रेखा ऐसी है जो दोनों आवेशों और उसके केंद्र से होकर गुजरती है, इसे द्विध्रुव का अक्ष कहा जाएगा। हम लोग इसका नाम x डैश कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग यह कहेंगे कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव हुआ, AB एक वैद्युत द्विध्रुव हुआ। -Q को अगर मान लें पहला आवेश, -Q को मान लेते हैं पहला आवेश, तो +Q दूसरा आवेश होगा। पुनः 2a द्विध्रुव की लंबाई होगी।
द्विध्रुव की लंबाई होगी O द्विध्रुव का केंद्र होगा, केंद्र कहा जाएगा इसे, केंद्र या मूल बिंदु, ओरिजिन, x डैश द्विध्रुव का अक्ष कहा जाएगा। यहां जो परिभाषा है उसके अनुसार -q का मॉड और +q का मॉड बराबर होगा, यानी कि दोनों आवेशों के परिमाण समान होंगे, ध्रुवता विपरीत होगी। बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव व्यवहारिक रूप से अणुओं के बीच पाए जाते हैं। यह एक सिंपल अणु है H2O, वाटर का, जल का। इसमें यह जैसे जानते हो कि यह ऑक्सीजन होगा, इसके साथ एक हाइड्रोजन इधर, दूसरा हाइड्रोजन इधर बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा, फिर इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा। इलेक्ट्रॉन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 तो बॉन्ड बनाया, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचेंगे। ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के कारण घूम नहीं पाएंगे, इसलिए इसको लोन पेयर कहा जाता है। यहाँ पर यह पोलराइज्ड हो जाएगा, यानी कि इस स्थिति में यहाँ पर माइनस चार्ज एराइज्ड होगा एक तरफ, इसके दूसरे तरफ प्लस चार्ज एराइज हो जाएगा। यह बहुत कम है तो डेल्टा कह सकते हैं या dq कह सकते हैं। अब इस व्यवस्था को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। इसको इस परिभाषा से मिलाओ। हम लोगों ने यह कहा है कि वैद्युत द्विध्रुव अल्प दूरी से विलग अल्प परिमाण के 2 आवेशों का एक निकाय है। इसके आवेश परिमाण में बराबर परंतु ध्रुवता में विपरीत होते हैं। यह समझ सकते हो कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो यहाँ पर -4e चार्ज होगा और यहाँ पर +4e चार्ज होगा, और e का मान जानते हो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो यहाँ भी माइनस चार्ज का परिमाण बहुत कम होगा, -19 पावर है। यहाँ प्लस चार्ज का भी परिमाण बहुत कम होगा, दोनों के बीच की दूरी कम होगी। तो इस व्यवस्था को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब हम लोग दूसरे हेडिंग को शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल का यह दूसरा टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं। दूसरा हेडिंग, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। यह जो हेडिंग है यह शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आया हुआ है, 2 बार शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आया हुआ है। यह 2014 में और 15 में बिहार बोर्ड की बात मैं कर रहा हूँ, बिहार बोर्ड में आया हुआ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को समझने के लिए हम लोग यह समझ लें कि जो हम लोग डेफिनेशन लिखे थे उसमें हम लोगों ने यह कहा था कि वैद्युत द्विध्रुव में 2 आवेश होते हैं, एक धन आवेश होता है, एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है, और इन दोनों के बीच की दूरी को 2a माना जाता है और इसे द्विध्रुव की लंबाई कहा जाता है। अब अगर हम लोग इन दोनों आवेशों का मॉड ले लें, मैग्नीट्यूड, तो यह समान होगा। अब अगर हम लोग किसी एक आवेश के परिमाण में
द्विध्रुव की लंबाई से मल्टीप्लाई करें, गुना करें, तो जो गुणनफल प्राप्त होगा उसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है और इसका संकेत स्मॉल p होता है। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश के परिमाण और द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। इसको एक बार फिर से समझ लें कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश के परिमाण और द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है और इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। बहुत छोटा चीज है, मामूली सा चीज है, समझना बहुत आसान है कि जो दो आवेश हैं दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो किसी एक आवेश का परिमाण ले लिए और द्विध्रुव की लंबाई से गुना कर दिए, जो मिलने वाली राशि है वह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगी। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश के परिमाण तथा द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। यह इसका सिंबल हो गया, संकेत स्मॉल p। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। तो बुआ इसका सूत्र हो जाएगा P बराबर Q इंटू 2A। Q द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण हुआ और 2A द्विध्रुव की लंबाई हुई। कहीं कहीं 2A के बदले 2L भी लिखा जाता है। हम लोग यहाँ 2A या 2L इसलिए लेते हैं कि आधा करेंगे तो L और L होगा। अब अगर हम लोग इसका SI मात्रक लिखें, SI मात्रक लिखें तो आवेश के लिए कूलम्ब और दूरी या लंबाई के लिए मीटर। 2 अंक है, इसका मात्रक नहीं होगा। ध्यान दो कि सेंटीमीटर में भी हम लोग C और M लिखते हैं, लेकिन दोनों स्मॉल होते हैं। कूलम्ब में C बड़ा होगा, मीटर छोटा होगा और दोनों के बीच थोड़ा सा स्पेस देंगे। इसका अन्य मात्रक है, एक अन्य मात्रक है कूलम्ब मीटर के अलावे डेबाई। इसका अन्य मात्रक है डेबाई, जहां पर 1 डेबाई बराबर 3.34 इंटू 10 पावर -30 कूलम्ब मीटर होता है। इस मात्रक का यूज फिजिक्स में बहुत कम है, कूलम्ब मीटर ही ज्यादा यूज करते हैं।
इसका विमीय सूत्र कूलम्ब के लिए यानी आवेश के लिए AT और लंबाई के लिए L, यह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र हुआ। अगर इसको हम लोग अरेंज कर दें इस तरह से तो m⁻0, इसमें मास नहीं है, LT ये होगा। यह वैद्युत द्विध्रुव का विमा हुआ और यह विमीय सूत्र हुआ। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर मानी जाती है। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है इसकी दिशा ऋण ध्रुव से या ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। धन आवेश की ओर होती है। तो यह इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन अगर ये आता है तो हम लोग इतना लिखेंगे। इसके बाद हम लोग अगला हेडिंग इसका शुरू करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हुआ अगला जो हम लोगों का हेडिंग है वह इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, इसके दो कंडीशन हैं, एक है ऑन द एक्सिस, दूसरा है ऑन द इक्वेटर। ऑन द एक्सिस यानी कि अक्ष पर, और ऑन द इक्वेटर का मतलब अक्ष के लंबवत। अब इसमें हम लोग जो चित्र बनाए हैं उसको समझ लें कि AB वैद्युत द्विध्रुव है, इसकी लंबाई 2a है, यह हम लोग जानते हैं। O इसका मध्य बिंदु है या मूल बिंदु है, केंद्र है। अब इसका अक्ष पर, जैसा कि हम लोग बताए भी थे, मैं डेफिनेशन मैंने बताया था कि अगर कोई सरल रेखा ऐसी हो जो दोनों आवेशों से होकर गुजरे और केंद्र से भी होकर गुजरे तो उसे अक्ष कहा जाएगा। तो हम लोग पॉजिटिव साइड में लेते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि इसके अक्ष पर P एक बिंदु है जिसकी दूरी द्विध्रुव के केंद्र से R है, और इस P बिंदु पर इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। बहुत सिंपल चीज है। हम लोग पहले वाले वीडियोस में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हैं, अगर याद होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल E होता है और इसका सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R²। ये हम लोग निकाले थे। यह Q के बदले हम लोग स्मॉल q भी लिख सकते हैं। अब इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम लोग P बिंदु पर +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। ध्यान दो कि इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, जो वैद्युत क्षेत्र का सूत्र है। इस सूत्र का प्रयोग करके +Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे और -Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो इसके बारे में अगर हम लोग लिखें तो समझ सकते हैं कि AB को क्या कहें, तो AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। AB एक वैद्युत
द्विध्रुव है, 2a इसकी लंबाई है, यानी कि द्विध्रुव की लंबाई है, O इसका यानी द्विध्रुव का केंद्र है, और P वह बिंदु है जहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। जैसा कि मैंने कहा कि पहले हम लोग प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे, और जब इस आवेश को लेंगे तो दूरी होगी B से P जिसका मान होगा R माइनस ए। चूंकि A से B 2a है तो O से B A हो जाएगा और A से O भी A हो जाएगा। तो अगर हम लोग B से P निकालते हैं तो OP में से OB घटाएंगे, यानी कि R में से इस A को घटाएंगे, तो यह B के लिए यानी कि धन ध्रुव के लिए दूरी हो जाएगी R माइनस ए। और अगर AP लेंगे तो OB में OA जोड़ेंगे, यानी कि R में यह A जोड़ेंगे, तो माइनस आवेश के लिए P बिंदु की दूरी होगी R प्लस ए। तो हम लोग यह कहेंगे कि अब प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, इसको मान लेते हैं E और सफिक्स के रूप में प्लस Q। यहाँ पर ध्यान देना है कि यह प्लस Q ऊपर नहीं लिखा जाए, नहीं तो यह इस तरह से हो जाएगा और यह गलत हो जाएगा, यह सफिक्स हो गया। इसी तरह से माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E फॉर माइनस Q, यह लिखते हैं, सफिक्स में माइनस Q होगा, इसलिए P बिंदु पर नेट वैद्युत क्षेत्र अगर इसको E मान लें तो E इज इक्वल टू E फॉर प्लस Q प्लस E फॉर माइनस Q। तो यह दोनों मान निकाले हैं, यहाँ पर रखेंगे, इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे और हम लोगों का उत्तर मिलेगा। तो अब हम लोग यह कहेंगे या E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q अपॉन R प्लस ए होल स्क्वायर। और जैसा कि जानते हो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ से माइनस हट जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं और कॉमन के रूप में Q ले लें और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लें, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो जाएगा और यहाँ बचेगा 1/R माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस ए होल स्क्वायर।
अब इसके आगे देखो, जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं, यह होगा Q अपॉन 4πε0, या एलसीएम के रूप में दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यह हो जाएगा r² माइनस a² होल स्क्वायर। यह कैसे होगा इसको समझ सकते हैं। रखो, यह घातांक का सूत्र है कि e पावर n इंटू b पावर n या इक्वल a इंटू b होल पावर n। तो अगर इन दोनों का पावर 2 है तो इन दोनों को अगर हम लोग चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, और इस सब का पावर 2 हो गया, तो यह होता है a² माइनस b। अगर इसको हम लोग कहें कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a² माइनस b²। तो उस सूत्र के अनुसार हम लोग यहाँ कहेंगे कि r माइनस ए होल स्क्वायर इंटू r प्लस ए होल स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह r² माइनस a² का होल स्क्वायर, और अब यह r प्लस ए होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए होल स्क्वायर। यह आसान है, इसको जानते भी हो, जोड़ भी सकते हो, डी का जोड़ है। यह हो गया Q अपॉन 4πε0। अगर इसको हम लोग इसका स्क्वायर करें तो r² प्लस a² प्लस 2ar, और इसको लिखेंगे r² प्लस a² माइनस 2ar। और अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो यह माइनस हो गया, और यह माइनस हो गया, और यह प्लस हो गया, और इसके नीचे हुआ r² माइनस a² होल स्क्वायर। जैसा कि आप समझ सकते हो, कट गया r² कट गया a² से, a² कट गया, तो यह बच गया Q अपॉन 4πε0, और यह 2ar प्लस 2ar, तो 4ar अपॉन r² माइनस a² होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, देखो 1 अपॉन 4πε0 Q इंटू 2a इंटू 2r अपॉन r² माइनस a² होल स्क्वायर। जस्ट पहले हम लोग इस हेडिंग बी में पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट याद होगा, इसका सिंबल P होता है और सूत्र यही होता है Q इंटू 2a। तो Q इंटू 2a, Q इंटू 2a के बदले हम लोग लिखेंगे P, जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट है। तो हम लोग E का मान निकाले, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और यह हो गया 1 अपॉन 4πε0 P इंटू 2r, यानी कि 2pr अपॉन r² माइनस a², और इसका होल स्क्वायर। तो यह ऑन द एक्सिस, अक्ष पर इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। अब इसमें इसको हम लोग इक्वेशन 1 कर देते हैं। इसमें हम लोग यह कहते हैं कि यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत छोटा हो तो उस स्थिति में r² a² की तुलना में बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यह छोटे द्विध्रुव के लिए, छोटे द्विध्रुव के लिए r² इज ग्रेटर, फार ग्रेटर देन a², बहुत बड़ा है r² a² से, इसलिए r² माइनस a² को हम लोग लगभग r² लिख सकते हैं। तो ऐसा अगर करें
या आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर के बदले हम लोग आर पावर 4 लिखेंगे। तो समीकरण जो एक है, इक्वेशन 1, अगर इसमें हम लोग वैल्यू पुट करें तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 पी आर अपॉन आर पावर 4। तो यहाँ आर से आर पावर 4 कट जाएगा, आर क्यूब बचेगा। और उस स्थिति में छोटे डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए ऑन द एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 P अपॉन आर क्यूब होगा। इसको इक्वेशन 2 है। तो इस तरह से हम लोगों ने यह देखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डाइपोल के एक्सिस या अक्ष पर कैसे निकालेंगे और यह कितना होगा। इसके बाद हम लोग ऑन द इक्वेटर सॉल्व करेंगे। बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल का यह पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा ऑन द एक्सिस। अब यह दूसरा पॉइंट है ऑन द इक्वेटर, जिसको कहते हैं लंब समद्विभाजक। यहाँ देख सकते हो ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, 2a इसकी लंबाई है, O इसका मध्य बिंदु या मूल बिंदु है, O से R दूरी पर P एक बिंदु है और OP को मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव के अक्ष पर लंबवत है। तो यह इस स्थिति में इसको हम लोग ऑन द इक्वेटर कहते हैं या लंब समद्विभाजक कहते हैं। तो इस स्थिति में हम लोग P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालेंगे। इसको लोग इस तरह से लिख देते हैं, देखो ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव होगा, 2a इसकी लंबाई हुई, 2a इसकी लंबाई हुई, O मूल बिंदु या केंद्र हुआ। इसे C द्वारा भी सूचित कर सकते हैं। और O से R दूरी पर P एक बिंदु है, जहां इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, कुल वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो तरीका तो लगभग वही है जो हम लोगों ने ऑन द एक्सिस में किया था। हम लोग प्लस Q चार्ज के कारण P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर माइनस Q चार्ज के कारण P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर दोनों को जोड़ेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों को O से P की दूरी मालूम है जो कि R है, लेकिन आवेश A पर है और B पर है। तो A से P की दूरी या B से P की दूरी नहीं मालूम है। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि POB एक समकोण त्रिभुज है, जिसका लंब है OP या R है, आधार है OB जो A है। तो इसका हम लोग कर्म निकालें, यानी कि P से B की दूरी या B से P की दूरी निकाल सकते हैं। तो हम लोग यह कहेंगे कि त्रिभुज POB में अगर हम लोग B से P की दूरी निकालें तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार यह होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और यह B से P जितना दूर पर है वही दूरी A से P की है, इसलिए यह A से P के बराबर हुआ। अब हम लोग यह कहेंगे प्लस Q आवेश के कारण
P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र या E और प्लस Q लिखेंगे इसको, तो यह होगा 1/4πε0 या Q अपॉन P का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। यहाँ देख सकते हो P का मान √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे रूट का भी स्क्वायर होगा और यहाँ बचेगा। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र अगर हम लोग यह निकाले इसे, इसको मान लेते हैं E माइनस Q, यह बराबर होगा 1/4πε0 Q अपॉन AP इसका स्क्वायर, और यह बराबर होगा 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। यहाँ देख सकते हो P और AP बराबर है। इस स्थिति में E माइनस Q E सफिक्स प्लस Q के बराबर होगा, यानी कि माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के परिमाण के बराबर होगा। अब जरा सा चित्र में देखा जाए, हम लोग मान लेते हैं कि PB डाइपोल या द्विध्रुव के साथ थीटा कोण बनाता है, तो PA भी द्विध्रुव के साथ थीटा कोण बनाएगा। क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज हुए, और समद्विबाहु त्रिभुज के आधार के कोण समान होंगे। अब प्रश्न यह है कि P बिंदु पर नेट वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो याद होगा हम लोग जब पढ़े थे इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसमें हम लोगों ने यह कहा था कि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र को सदिश विधि से जोड़ेंगे। ऑन द एक्सिस में भी सदिश विधि का ही यूज किया गया था। अगर दो सदिश एक ही दिशा में हो तो कुल सदिश उनके योग के बराबर होता है, इसलिए हम लोगों ने जोड़ा था। लेकिन यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो, अगर प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है, तो माइनस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इसके विपरीत होगी। तो ये दोनों एक दिशा में नहीं है, और जैसा कि हम लोगों ने इसको यह दिखाया है, यह एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। P बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र को E माने, नेट वैद्युत क्षेत्र को E माने, तो वह इन दोनों सदिशों के सदिश योग के बराबर होगा। यह कोण थीटा है, तो यह कोण थीटा होगा, यह संगत कोण है, और यह कोण थीटा है, तो यह कोण थीटा होगा, एकांतर कोण है। तो E प्लस Q और E माइनस Q यानी कि इन दोनों आवेशों के बीच का कोण थीटा होगा। तो अब हम लोग P बिंदु पर नेट वैद्युत क्षेत्र का मान सदिश विधि से निकालेंगे। अगर याद होगा 11th में पढ़ना था कि अगर दो सदिश हो, मान लिया जाए कि एक सदिश है V1 और दूसरा सदिश है V2, और इनका परिणामी सदिश है V,
तो हम लोगों ने यह कहा था कि v इज इक्वल टू रूट ओवर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2 v1 v2 cos थीटा। यह थीटा इन दोनों के बीच का कोण है। इस चित्र में v1 के बदले हम लोग e प्लस क्यू को ले सकते हैं, v2 के बदले e माइनस क्यू को ले सकते हैं और थीटा के बदले 2 थीटा ले सकते हैं। तो अगर इस फॉर्मूला का यूज करें, सदिशों के योग का जो सूत्र है उसका यूज करें, तो हम लोग क्या कहेंगे कि अब P बिंदु पर नेट वैद्युत क्षेत्र, P बिंदु पर नेट वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू रूट ओवर E ड्यू टू प्लस क्यू इसका स्क्वायर प्लस E ड्यू टू माइनस क्यू इसका स्क्वायर प्लस 2 E ड्यू टू प्लस क्यू E ड्यू टू माइनस क्यू और यह cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। अब अगर हम लोग इसमें वैल्यू पुट करें तो यह समझ सकते हो कि यह E प्लस क्यू स्क्वायर और यह भी होगा E प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2, यह दोनों E प्लस क्यू हो जाएगा तो इसका स्क्वायर और यह cos 2 थीटा। हम लोग इसी में लिखे हुए हैं कि प्लस क्यू चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र और माइनस क्यू चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो माइनस क्यू के बदले हम लोगों ने प्लस किया, तो यह बराबर हो जाएगा 2 E प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 E प्लस क्यू स्क्वायर cos 2 थीटा। तो इसमें हम लोग 2 E प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और यह 1 प्लस cos 2 थीटा बचेगा। ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र याद है? अगर याद है तो यह बताओ कि 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू कितना? तो यह 2 E प्लस क्यू स्क्वायर और यह बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। बच्चों 2 और 2 इसका स्क्वायर रूट 2 हो गया, यह E प्लस क्यू हो गया और यह cos थीटा हो गया। यह E का वैल्यू हुआ, लेकिन यह वैल्यू कंप्लीट नहीं है, इसको हम लोग आगे और पढ़ाएंगे। देखो और यह E इक्वल टू 2 E क्यू का मान लिखे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और इस ट्रायंगल में POB में या इधर वाला किसी में cos थीटा का अगर वैल्यू रखें तो यह आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा कर्ण, यह कर्ण का हम लोग मान निकाले हैं R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इसका रूट होगा। तो हम लोग cos थीटा के बदले लिख सकते हैं A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, या तो रूट ओवर या पावर 1/2, या तो रूट ओवर या पावर 1/2। तो हम लोग यह कह सकते हैं, देखो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 2 को इसमें मल्टीप्लाई किए Q इंटू 2A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल पावर 3/2।
3/2 कैसे हुआ या तो समझ सकते हो, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है। मल्टीप्लिकेशन में पावर को जोड़ते हैं, अगर बेस समान हो तो दोनों जोड़कर 3/2 है। और चूंकि Q इंटू 2A या P हुआ, जिसको डाइपोल मोमेंट कहा जाता है, इसलिए E इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल पावर 3/2। यह इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हुआ ऑन द इक्वेटर। छोटे द्विध्रुव के लिए, छोटे द्विध्रुव के लिए R स्क्वायर इज ग्रेटर, फार ग्रेटर देन A स्क्वायर, therefore R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर approximately equal to R स्क्वायर, और इसलिए R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल पावर 3/2 इज इक्वल टू R पावर 3। या इसको इस तरह मान लो कि R स्क्वायर इसका पावर 3/2 कैंसिल हो गया और यह R की हो जाए। इसलिए अगर समीकरण 1 में यह वैल्यू पुट करें, समीकरण 1 में यह वैल्यू पुट करें तो ऑन द इक्वेटर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा 1/4πε0 P अपॉन R⁴। बच्चों यहाँ देख सकते हो, ऑन द एक्सिस हम लोगों ने जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकाला था तो वह तो यही था 2P अपॉन R³ था। ऑन द इक्वेटर यह P अपॉन R³ हो गया, यानी कि इक्वेटर की स्थिति में, यानी कि लंब की स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक्सिस वाली स्थिति से आधा होता है, यानी ऑन द एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अधिक होता है और ऑन द इक्वेटर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम होता है। तो बच्चों यह हम लोगों का टॉपिक 10 हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन हुए, एक हुआ डेफिनेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सिस, और दूसरा डेफिनेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द इक्वेटर। और इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन हुए, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इस तरह से इस टॉपिक में हम लोगों ने 2 लॉन्ग क्वेश्चन और 2 शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर किया। आशा है कि वीडियो पसंद आएगा, उसको ठीक से पढ़ना। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो, डायरेक्ट पूछो। इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स।